आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री के फरवरी महीना के मंथली असेसमेंट का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निम्नलिखित में किसके पास गतिज ऊर्जा सबसे अधिक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है कि सबसे अधिक गतिज ऊर्जा इनमें से किसके पास होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप के कण का जो होगा ना गतिज ऊर्जा, ये सबसे अधिक होगा। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में हम जल को कमरे के ताप पर उबाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अत्यधिक दाब पर। अत्यधिक दाब पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि गर्मियों में घड़े का जल निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है। आप लोग देखे होंगे कि जो गर्मियों के जो दिन होता है ना, गर्मी का जो दिन होता है, गर्मी के दिनों में क्या होता है, जो घड़े का जो पानी होता है, एक्चुअल में मिट्टी के घड़े का जो पानी होता है बहुत ही ठंडा रहता है, एकदम फ्रिज जैसा, और पीने में भी बहुत ही मजा आता है। तो किसके कारण ये ठंडा रहता है पानी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर, वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण? तो वाष्पीकरण के कारण ये चीज होता है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया। तो जो स्थिर अनुपात का जो नियम है किन्होंने दिया है, तो प्राउस्ट ने दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राउस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 12 तथा द्रव्यमान संख्या 24 है, इसके एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। देखिए बात को समझिए, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या हमें यहाँ पर निकालना है। देखिए बात बहुत ही सिंपल हो जाता है। जो हमारा परमाणु संख्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होता है और जो प्रोटॉन का संख्या होता है, ये तीनों आपस में बराबर होता है। परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन का संख्या और प्रोटॉन का संख्या क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर परमाणु संख्या कितना है? 12 है। परमाणु संख्या 12 है, ये 12 है, तो ये भी कितना होगा? ये भी 12 ही होगा। और ये कितना होगा? ये भी हमारा 12 ही होगा। तो प्रोटॉन का संख्या कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 का क्या होगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 0.5 मोल जल का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए यहाँ पर 0.5 मोल दिया गया, मतलब मोलों की संख्या यहाँ पर दिया गया है। देखिए बात बहुत ही सिंपल होता है, यहाँ पर हमें द्रव्यमान निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है, जो मोलों का जो संख्या होता है ना, मोलों की संख्या, ठीक है, यहाँ पर होता है द्रव्यमान, यहाँ पर क्या होता है? द्रव्यमान। और नीचे हमारा होता है मोलर द्रव्यमान, ये होता है फॉर्मूला। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर मोलों की संख्या कितना दिया हुआ है? 0.5 दिया हुआ है, 0.5 मान लेते हैं। द्रव्यमान को इंग्लिश में लोग मास बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, छोटा हाथ का एम लिख देते हैं। मोलर द्रव्यमान कितना होगा? देखिए जल है ना, तो जल का सूत्र होता है H2O। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर H के 2 है, 2 है तो 2 लिखेंगे, और H का द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए ओ, यहाँ पर O के 2 है, 1 है तो 1 लिखेंगे। O का द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है, तो 16 लिखेंगे। तो 2 के 2 और 16 के 16, तो 16 2 कितना हो गया? 18 हो गया। तो यहाँ पर मोलर द्रव्यमान की जगह पे क्या लिखेंगे? 18 लिखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं था, हम लोग 1 मान लेंगे, तो 1 गुना m करेंगे तो m हो जाएगा। और यहाँ पर 0.5 और 18 को गुना करिए तो 0.5 गुना 18, तो 0.5 और 18 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 पचे यहाँ पर 90, 18 पचे 90 हो जाएगा। और 1 संख्या पहले 10 मान लो, यानी यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 9 ग्राम आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रकार से काम करिएगा, आपका काम बन जाएगा। कोई दिक्कत, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो गया 9 ग्राम, यानी 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर। आप गुना कर लीजिए इसको, आपका इसी प्रकार से 9 ग्राम ही आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस गुण द्वारा निर्धारित होती है। तो देखिए तत्व का जो संयोजकता होता है, ठीक है, संयोजकता पर ही डिपेंड करता है। तो 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तत्व की संयोजकता। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि अधिकांश तत्व रासायनिक बंधन बनाने की कोशिश क्यों करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो रासायनिक बॉन्ड बनता है, जो केमिकल बॉन्ड बनता है, क्यों बनता है, रासायनिक बंधन क्यों बनाते हैं यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना अष्टक पूरा करने के लिए। कोई भी तत्व क्या चाहता है? हम स्थायित्व ग्रहण करेंगे। देखिए बंधन में बनता है ना,
जैसे मान के चलिए, जैसे कोई लड़का है, ठीक है, जब उसका एज हो जाता है क्या करता है, वो किसी लड़के से शादी करता है। शादी किस लिए करता है, ताकि वो दोनों स्थायित्व ग्रहण करता है, ठीक है, स्थायित्व ग्रहण करता है, दोनों बंधन में आ जाता है। क्यों बंधन में, इसका एज हो जाता है कि नहीं भाई इसको तब शादी करना है, जिससे शादी कर लेता है। उसी प्रकार से यहाँ पर इन लोग भी क्या करता है, अष्टक पूरा करने के लिए, स्थायित्व ग्रहण करने के लिए इन लोग क्या करता है, बंधन बनाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत के अनुसार सत्य है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर जो सत्य कथन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, बाद बाकी यहाँ पर जो भी है सारा गलत है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही। 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 10 क्या है कि अल्फा कण निम्नलिखित में किसके सदृश है। ठीक है, तो 10 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीलियम नाभिक के। किसके, हीलियम नाभिक के। ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हमारा 10 क्वेश्चन जो था ऑब्जेक्टिव टाइप का था, तो मैंने आपको हर एक चीज बता दिया। आगे चलते हैं और एक एक करके हर एक चीज को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर, और यहाँ से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, और ये है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कि शुष्क बर्फ क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है। तो देखिए शुष्क बर्फ क्या है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। जो हमारा ठोस CO2 होता है ना, इसी को क्या बोला जाता है, शुष्क बर्फ बोला जाता है। कैसे बनाया जाता है, बात को समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करने पर वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हमारा और है, और यानी हो गया अथवा। इसमें क्या होगा, आपको ऊपर में क्वेश्चन मिलेगा और आपको नीचे में क्वेश्चन मिलेगा, और जब भी आपका और रहेगा तो इसका मतलब हुआ कि आप या तो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए या फिर आप नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मतलब दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर आंसर देना है। लेकिन यहाँ पर अभी मैं फिलहाल आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, फिर आपको जो मर्जी है आप उसी क्वेश्चन का आंसर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परीक्षा में क्या करना है, जब भी और रहेगा तो या तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए या फिर आप नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो जो हमारा नीचे वाला क्वेश्चन है क्या है कि निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। जो ए नंबर में दिया गया है क्या कि C2H5OH, तो हमने लिख दिया C2H5OH। अब देखिए कैसे करना है। यहाँ पर C के 2 है, 2 है, 2 लिखिए। C का द्रव्यमान कितना होता है, तो C का द्रव्यमान होता है 12। ठीक है, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। प्लस H के 2 है, 5 है, तो 5 लिखेंगे। H का द्रव्यमान होता है 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। प्लस यहाँ पर O के 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं, मान 1 है तो 1 लिखेंगे, और O का द्रव्यमान होता है 16, तो 16 लिखेंगे। प्लस यहाँ पर H के 2 है, कुछ नहीं, मान 1 है तो 1 और H का द्रव्यमान होता है 1, और सबको यहाँ पर सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 दूने 24 जोड़ 5 एके 5 जोड़ 16 एके 16 जोड़ 1 गुना 1 तो 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 24, ठीक है, 24 और यहाँ पर 5 29 29 और 1 30 30 और 16 46, तो 46 हो गया। तो 46 इसका आंसर आ गया। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग NaCl का द्रव्यमान देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर Na के 2 है तो 1 लिखेंगे, और Na का जो द्रव्यमान होता है 23 होता है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर Cl के 2 है तो 1 लिखेंगे, और Cl का द्रव्यमान होता है 35.5। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 23 गुना 1 करेंगे तो 23 है कि 23 होगा, जोड़ 35.5 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 35.5, और इसको और अगर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 58.5, और ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे यहाँ पर मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा, और साथ ही साथ बताऊंगा कि एक्चुअल में होता कैसे। बात को समझिए। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि निम्न आयनों से बनने वाले यौगिक का नाम एवं सूत्र लिखें। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक हमें दिया गया है Fe3+, ठीक है, और एक दिया गया SO4 2-, ठीक है, SO4 और ये 2-, इस प्रकार से दिया गया है। अब बात को समझिए, यहाँ पर Fe है तो चलिए Fe लिख देते हैं, यहाँ पर SO4 है तो चलिए SO4 लिख दीजिए। इसके माथा में देखिए क्या है, प्लस माइनस को गोली मारिए, संख्या को देखिए। तो यहाँ पर +3 है तो प्लस को गोली मारिए 3 है तो 3 लिखेंगे। SO4 के मतलब में 2- है, माइनस को गोली मारिए 2 है तो 2 लिखेंगे। अब ये आएगा इसके साथ और ये आएगा इसके साथ, तो Fe के साथ कितना आया 2 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे Fe का 2, और SO4 के साथ कितना आया 3 आया, तो लिखेंगे SO4 का यहाँ पर 3। तो सूत्र हो गया Fe2SO4 3, और इसका नाम हो जाता है फेरिक सल्फेट बोलिए या फिर आयरन 3 सल्फेट बोलिए, ये नाम बोलिए या फिर ये नाम बोलिए, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही आपको करना है। आगे चलिए, आगे चलते हैं, बी नंबर वाला देख लेते हैं। बी नंबर में हमें दिया गया है यहाँ पर क्या है कि NH4 और यहाँ पर प्लस दिया गया है, यहाँ पर CO3 और 2- दिया गया है। एक है हमारा NH4 तो NH4 लिख दिया, एक है हमारा CO3 तो हमने CO3 लिख दिया। अब इसके माथा में देखिए एक ही तो खाली प्लस है, यानी कुछ नहीं, मैंने एक है तो 1 प्लस, तो इसके लिए 1 लिखेंगे, और यहाँ पर 2- है, माइनस को मारिए गोली, बचा 2 तो 2 लिखेंगे। ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो NH4 के साथ 2 तो लिखेंगे NH4 के साथ
इस प्रकार से 2 और CO3 के साथ 1, तो 1 को नहीं लिखते हैं और इस प्रकार से ये हो गया, जिसका नाम हो गया अमोनियम कार्बोनेट। क्लियर है, बहुत ही सिंपल चीज है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर है कि समस्थानिक है एक समभारिक। देखिए बात सिंपल है, अगर आप लोग इस चीज को जानेंगे ना तो आप हमेशा याद रखेंगे। देखिए स्थान, जब भी यहाँ पर स्थान का बात होगा तो स्थान माने यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि परमाणु संख्या का बात हो रहा है। किसका? परमाणु संख्या। और अगर भार का बोलेगा तो इसका माने हो गया परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। देखिए मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा ना, इस ट्रिक को अगर आप लोग याद रखेंगे तो आपका हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, एक है हमारा समस्थानिक। चलिए पहले समस्थानिक को समझते हैं। समस्थानिक, देखिए सम माने क्या हो गया, यहाँ पर एक सम मिलेगा और यहाँ पर सम का सम, और यहाँ पर स्थानिक माने स्थान, स्थानिक माने स्थान। तो सम माने हो गया समान, सम माने हो गया समान। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो स्थान रहेगा, स्थान समान होगा। बात को समझिए, जो स्थान होगा वो समान होगा, लेकिन जो भार होगा यानी कि जो द्रव्यमान होगा वह भिन्न भिन्न होगा, वह अलग अलग होगा। क्लियर हुआ बात? माने जो स्थान है, स्थान माने क्या? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या समान समान होगा, लेकिन द्रव्यमान क्या होगा? अलग अलग होगा। एक है हमारे समभारिक। बात को समझिए, क्या है? समभारिक। तो सम माने समान, सम माने समान, और भारिक माने भार। तो यहां पर जो भार होगा वो समान होगा, लेकिन जो परमाणु संख्या होगा वो भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा। बस यही होता है हमारा यहाँ पर समस्थानिक और समभारिक। देखिए समस्थानिक, दो या दो से अधिक तत्व जिनके परमाणु संख्या तो समान होती है। समस्थानिक, सम माने समान, स्थानिक माने स्थान, तो स्थान समान होगा। तो यहाँ पे क्या है कि दो या दो से अधिक तत्व जिनके परमाणु संख्या तो समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, यहाँ पर नहीं लिखिएगा, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसे देखिए यहाँ पर H H H है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। परमाणु संख्या सब में समान समान है, और ये होता है परमाणु द्रव्यमान। इसका एक है, इसका दो है, इसका तीन है। देखिए परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। उसी प्रकार से यहाँ पर कार्बन का हमने लिया है, यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर भी 6, ये समान है, परमाणु संख्या समान है। ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान देखिए यहाँ पर भिन्न भिन्न है। क्लियर है? उसी प्रकार से संभारिक में क्या होगा कि दो या दो से अधिक तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। अब यहाँ पर परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान समान होगा, उसे हम लोग संभारिक बोलेंगे। देखिए यहाँ पर परमाणु संख्या 6 है, यहाँ पर परमाणु संख्या 7 है, भिन्न भिन्न हो गया, लेकिन यहाँ पर भी द्रव्यमान 14 है और यहाँ पर भी द्रव्यमान 14 है। क्लियर है सर? ऐसे ही आपको बनाना है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये और में है, मतलब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके और में यहाँ पर और एक क्वेश्चन दिया गया है। देखिए और वाला क्या होता है, या तो आप इधर वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए या फिर आप इधर वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मतलब ऊपर में क्वेश्चन रहेगा, नीचे में क्वेश्चन रहेगा, आपको जो भी क्वेश्चन का आपको लिखने का मन है आप लोग उसी क्वेश्चन को लिखिएगा। मतलब दोनों में से मात्र आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों को बता देता हूँ, ये दोनों, ये तो इसका तो मैंने आपको बता ही दिया। अब हम लोग इधर चलते हैं और इसके बाद आंसर को भी देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें ब्रोमीन दिया गया है। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये वाला जो है ना, ये वाला हमारा परमाणु संख्या है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो दिया गया ये हमारा परमाणु द्रव्यमान बोलिए या फिर परमाणु भार बोलिए दिया गया है। उसी प्रकार से ये हमारा परमाणु संख्या हो गया और ये हमारा परमाणु द्रव्यमान हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब बात को समझिए, यहाँ पर परसेंटेज भी दिया गया है। यहाँ पर ये वाला जो लिया गया है 49.7% है और ये वाला जो लिया गया है 50.3% है। और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर औसत परमाणु द्रव्यमान हमें यहाँ पर फाइंड करना है। चलिए इसे निकालते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। क्या करना है देखिए, यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा अच्छे तरीके से लिख दिया। ये हमारा द्रव्यमान है इसका, और इसका ये द्रव्यमान दिया गया, एक का 79 है, एक का 81 है। और ये वाला जो लिया गया है कितना है 49.7% और ये लिया गया है 50.3%, ठीक है, यानी कि 50.3%। अब देखिए यहाँ पर औसत द्रव्यमान निकालना है। बहुत ही बात सिंपल है। इसको और इसको इस प्रकार से हमने लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर इसका द्रव्यमान कितना है 79, तो हमने 79 लिखा, और इसका कितना परसेंट लिया जा रहा है 49.7%, तो लिख दिया गुना 49.7%, प्लस है तो प्लस। और इसका अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितना 81 है, तो 81 हमने लिख दिया। इसका कितना लिया जा रहा है 50.3%, यानी 50.3%, इसका हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब देखिए 79 का 79, 49.7 का 49.7, और परसेंट में होता है नीचे में 100, तो नीचे हमने 100 दे दिया। उसी प्रकार से इसको हमने किया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 39.26, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 40.74, इसको जोड़ेंगे तो आएगा कितना 80 आएगा, ठीक है, 80 जो कि हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्या है, आगे है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि केनाल किरणें क्या है, इनकी खोज किसने की। तो देखिए एनोड से उत्पन्न होने वाली धन आवेशित किरणें केनाल किरणें कहलाती है। इन किरणों की खोज सन 1886 में गोल्डस्टीन ने की थी। कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख दीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब यहाँ से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। पहला प्रश्न क्या है कि गर्मियों में लोग छत पर पानी का छिड़काव क्यों करते हैं? तो गर्मियों में तेज धूप के कारण छत काफी गर्म हो जाता है। जब इस पर पानी का छिड़काव करते हैं तो वाष्पीकरण के लिए छत की ऊष्मा का प्रयोग होता है, जिसके फलस्वरूप छत ठंडा हो जाती है। इसलिए गर्मियों में लोग छत पर पानी का छिड़काव करते हैं। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कि परमाणु एवं आयन के बीच 3 अंतर लिखें। देखिए क्या क्या है। तो परमाणु में कोई आवेश नहीं होता है, जबकि आयनों में, यहाँ पर आयनों इस प्रकार से स्वर दीजिएगा, आयनों में आवेश होता है। परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, जबकि आयन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होती है। साधारणतः परमाणु विद्युत का परिवहन नहीं करता है, जबकि आयन विद्युत का परिवहन करता है। ये सब नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर ए नंबर में दिया गया है, बी नंबर में दिया गया है। ए नंबर में कि सोडियम परमाणु की संरचना का चित्र बनाएं। देखिए सर, सोडियम का परमाणु संख्या देखा जाए तो 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 1 होता है। ठीक है, अब देखिए जो पहला वाला घर होगा उसमें जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर ये तो हो गया। ये देखिए ये वाला जो पहला वाला है इसमें 2 ठो, कहीं पर भी आप 2 दे सकते हैं। तो चलिए 1 ठो और 1 ठो, 2 ठो हमने दे दिया। फिर जो दूसरा वाला घर उसमें 8 ठो देना है, तो 8 ठो देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, कहीं पर भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लास्ट वाला में आपको 1 देना है, मतलब थर्ड वाला में, तो थर्ड वाला यही है, तो इसमें 1 ठो दे देते हैं। तो ये हमारा बन गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बी क्या है कि हाइड्रोजन के सभी समस्थानिक के नाम लिखें। तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं क्या क्या है, 3 ठो होता है। एक होता है प्रोटियम, ठीक है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन भी बोलते हैं। एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्राइटियम। देखिए इसका कुछ हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं और इसका हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। समस्थानिक माने क्या हो गया कि परमाणु संख्या समान होगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगा। आगे देखिए यहाँ पर आगे क्या दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक विद्युतीय उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन का ह्रास या प्राप्त करने पर आवेशित क्यों हो जाता है। तो देखिए क्यों आवेशित हो जाता है, जब परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में किसी प्रकार से वृद्धि हो जाती है। देखिए जो हमारे देखिए जो इलेक्ट्रॉन जो घूमता है, जिस प्रकार से जो गोल गोल में वृत्ताकार पथ में घूमता है, उसी को बोला जाता है ऊर्जा स्तर। ठीक है, वहां पर जब घूमता है और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में किसी प्रकार की वृद्धि हो जाती है तो बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर किसी अन्य परमाणु से जुड़ जाते हैं। इससे परमाणु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन संख्या का संतुलन बिगड़ जाता है। जिन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक हो जाती है उन पर ऋण आवेश तथा जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम हो जाती है उन पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है सर, इसको नोट करिएगा। बी नंबर में क्या है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए बी नंबर में दिया गया कि संयोजकता क्या है, विभिन्न प्रकार के संयोजकता की व्याख्या करें। संयोजकता एक्चुअल में क्या होता है, देखिए कोई सा भी जगह तत्व जो होता है, तत्व की बाहरी जो कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और हर एक तत्व क्या चाहता है कि अष्टक पूरा करना चाहता है। अब या तो अष्टक हुआ इलेक्ट्रॉन का त्याग करके करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके करेगा, और उसी को बोला जाता है संयोजकता। क्या है कि किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता के 3 प्रकार होते हैं। एक हुआ वैद्युत संयोजकता, ठीक है, क्या कि जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से उत्पन्न संयोजकता को वैद्युत संयोजकता कहा जाता है। सहसंयोजकता जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ठीक है, साझेदारी हो और यहाँ पर ये जो संयोजकता उत्पन्न होती है इसको बोला जाता है सहसंयोजकता। ठीक है, उप सहसंयोजकता, इस प्रकार की संयोजकता में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को दूसरे परमाणु को प्रदान करता है। इस साझेदारी के मध्य बनने वाले संयोजकता को उप संयोजकता कहा जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ से हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाता है। पहला है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर हमने कल लिखा है, यहाँ पर एक साइड में इलेक्ट्रॉन, एक साइड में प्रोटॉन, एक साइड में न्यूट्रॉन। देखिए संकेत, इलेक्ट्रॉन को ई से लिखते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित कण है और ये जो हमारी धनावेशित कण है ये हमारा उदासीन कण है। इसमें जो चार्ज होता है -1 होता है, इसमें जो चार्ज होता है +1 होता है, इसमें जो चार्ज होता ही नहीं है, माने 0 होता है। ठीक है, इसका देखिए जो निरपेक्ष आवेश होता है 1.602 × 10 की पावर में -19 कूलम। प्रोटॉन का होता है 1.602 × 10 की पावर में -19 कूलम। इसके लिए होता है 0। ठीक है, इसका जो आपेक्षिक द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का 1 बटा क्या होता है 1838, इसका होता है 1, इसका भी होता है 1। निरपेक्ष द्रव्यमान जो होता है कितना होता है देख लीजिए, यहाँ पर ये वाला इसको फटाफट नोट डाउन करिएगा। आगे चलिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। देखिए जब रदरफोर्ड का जो मॉडल आया था, परमाणु मॉडल जो आया था उसमें कुछ दोष था, कुछ कमियां थी उसमें। ठीक है, फिर क्या होता है 1913 में नील्स बोर अपना एक मॉडल प्रस्तुत करते हैं जिसको बोला जाता है बोर का परमाणु मॉडल। देखिए वही चीज लिखा गया है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में अनेक कमियां थी।
जिनको दूर करने के लिए सन 1913 में नील्स बोर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। बोर ने हाइड्रोजन परमाणु की संरचना और उसके स्पेक्ट्रम को समझने के लिए यह मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल को क्वांटम यांत्रिकी मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, देखिए मॉडल में क्या था, ये जो था ना, ये जो बोर का जो परमाणु मॉडल था उसमें क्या था, पहला क्या बोला कि प्रत्येक परमाणु में नाभिक की उपस्थिति होती है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की उपस्थिति होती है। और हमें पता है कि जो प्रोटॉन होते हैं ये तो हमारा धनावेशित कण है, न्यूट्रॉन आवेशित कण है। तो जाहिर सी बात है जो हमारा नाभिक होगा वो क्या हो जाएगा, धनावेशित कण हो जाएगा। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर काटते रहते हैं एवं इन पर लगने वाले अपकेंद्रीय बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगी आकर्षण बल को संतुलित करता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वृत्ताकार पथ में चक्कर काटते हैं और उस वृत्ताकार पथ को क्या बोला जाता है, उस वृत्ताकार पथ को बोला जाता है कोष या फिर ऊर्जा स्तर, और इसको हम लोग KLMN द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नोट करिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। देखिए परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है कि एक परमाणु इकाई द्रव्यमान वह इकाई द्रव्यमान है जो कार्बन यानी कि कार्बन 12 एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के बराबर होता है। इसी को बोला जाता है परमाणु इकाई द्रव्यमान। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर दिया गया है इसमें कौन कौन सा तत्व उपस्थित है आपको बताना है। पहला क्या है आपका, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या क्या, एक तो सी हो गया Ca, या एक तो Ca है, एक तो Ca है तो Ca का हो गया कैल्शियम, O है तो O का हो गया ऑक्सीजन, H है H का हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का सूत्र होता है HBr, तो H माने हाइड्रोजन और Br यानी ब्रोमीन। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए। सी नंबर में दिया गया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, और Na यानी क्या हो गया, सोडियम, H यानी हो गया हाइड्रोजन, C यानी हो गया कार्बन, O यानी हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, फिर पोटेशियम सल्फेट, इसका होता है K2SO4, तो पोटेशियम देखिए यहाँ पर K माने हो गया पोटेशियम, S माने हो गया सल्फर और O माने हो गया ऑक्सीजन। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट सोल्यूशन करा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और बहुत ही जल्द जो मतलब यहाँ पर आपका मंथली असेसमेंट जो सब्जेक्ट आया हुआ है, जिसका भी आया हुआ है, हर एक चीज का सोल्यूशन आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।